हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने कुछ चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए थे साइंस के। आज अपन साइंस का वापस से एक नया चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है, उसका आज अपन पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 बाद में करेंगे, पार्ट 2 कल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। तो देखो, समझो, एक विशेष प्रकार का तंत्र जिसके अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों से विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है जो विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देता है। क्या कहलाता है? अंतःस्रावी तंत्र। समझो ना, इससे पूरा एक तंत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? तंत्र बन रहा है। मैंने अभी क्या बोला आपको समझ में नहीं आएगा विशेष, लेकिन अभी आप बस थोड़ा सा इस क्लास को रेगुलर रखना, आपको कंप्लीट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? विशेष प्रकार के ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन या एंजाइम दोनों निकलते हैं, और वो अपना एक पर्टिकुलर कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अगर वो एंजाइम या हार्मोन वहाँ उस जगह से रिलीज़ नहीं होंगे तो वो जो कार्य है वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, उसमें से एक होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर वो ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा डिसमिस हो गया ना, अगर वो कम निकल गया तो डाउनफिज्म हो जाएगा, बोनापन रह जाएगा, और अगर ज़्यादा निकल गया तो एक्रोमेगेली हो जाएगी, शरीर की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम दे रहे हैं ना, तो अपन आज इसके बारे में कंप्लीटली सही ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी तंत्र। मैंने अभी आपको नाम लिए थे कि 2 प्रकार के रसायन होते हैं, या तो केमिकल होते हैं, या तो वो एंजाइम होता है, या वो हार्मोन होता है। सबसे पहले जानो कि एंजाइम क्या होता है, और फिर अपन देखेंगे हार्मोन क्या होता है। उसी के बाद में अपन जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानो कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? देखो, एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज की थी बुनकर ने। एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय बुनकर, और इसके जो नाम है वो किसने दिया था? एंड नेम इज़ गिवन बाय कुहने। कुहने नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने क्या दिया था? इसका नाम दिया था। खोज किसने की थी? बुनकर ने। नाम किसने दिया था? कुहने ने। अब देखो, एंजाइम होते क्या हैं? यह ऐसे रसायन होते हैं, यह ऐसे रसायन होते हैं जो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जो जैविक क्रियाओं का वेग बढ़ा देते हैं, नियंत्रण करते हैं या उसका वेग बढ़ा देते हैं, वेग बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो जैविक क्रियाएं होती है, ये मैं जैव रासायनिक क्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैविक क्रियाओं की। किसकी बात कर रहा हूँ? जैविक क्रियाओं की। ऐसी क्रिया जो अपने शरीर के अंदर होती है, कौन सी क्रिया कहलाती है? जैविक क्रिया कहलाती है। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि इसको क्या करते हैं? ये वेग को बढ़ा देते हैं। उसका जो वेग होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो परसेंटेज होती है, उसमें क्या कर देते हैं? वो इंक्रीजमेंट कर देते हैं। वापस से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे स्टार्च है, स्टार्च है, ये किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। स्टार्च है, ये किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। इसमें एक एंजाइम काम आता है, उसे अपन बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कि जो स्टार्च है, अगर ये माल्टोज में बदलता हो, तकरीबन इसको बदलने में जैसे माना कि 10 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता? 10 घंटों का टाइम लगता। लेकिन जैसे ही इसके अंदर टाइलिन एंजाइम आया, बताओ उसकी स्पीड में क्या होगा? इंक्रीजमेंट हो जाएगा। बनना वापस से माल्टोज ही है। ऐसा नहीं है कि अपन स्टार्च डालेंगे तो माल्टोज के अलावा कुछ और साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। माना कि अगर स्टार्च से माल्टोज को बदलने में तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे का टाइम लगता है, तो ये स्पीड है ये इतनी इंक्रीज हो जाएगी, टाइम घट के लगभग टाइम हो जाएगा 15 से 20 मिनट। कितना हो जाएगा? 15 से 20 मिनट। तो बताओ कहाँ तो 8-10 घंटे और कहाँ 15 से 20 मिनट। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या करता है? उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। बनना जो प्रोडक्ट है वही बनेगा, स्टार्च से माल्टोज ही बनेगा, उसके प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बस क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या काम करते हैं ये एंजाइम? एंजाइम काम करते हैं, जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं क्या कर देते हैं? ये स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम बने किसके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखना, एंजाइम शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। यह
शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। यह शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई बात? एंजाइम किसके बने होते हैं? शुद्ध प्रोटीन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तो ध्यान रखना ही है आपको। एंजाइम किसके बने होते हैं? शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। खोज किसने की थी? बुनकर ने। नाम किसने दिया था? कुहने ने। इसके बाद में मैंने आपको एक नाम और लिया था, वो नाम था हार्मोन। क्या नाम था? हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? यह शरीर की मुख्य जो क्रियाएं होती है उन्हें नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रिया होती क्या है? उपापचय क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। जैसे अपने शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क में जो पाया जाता है उस तंत्रिका तंत्र, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। तो ये जो उपापचय क्रियाएं होती है ये उनको नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? हार्मोन नियंत्रित करते हैं। अच्छा, हार्मोन की खोज किसने की थी? तो हार्मोन की जो खोज है वो की थी स्टर्लिन ने। किसने की थी? स्टर्लिन ने। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रही बात? हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टर्लिन ने की थी। इसके बाद में अपन अब पढ़ते हैं कि ग्रंथियां क्या होती है। हार्मोन और एंजाइम, बार बार ये चीज़ें बहुत अपने काम में आने वाली। कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ये चीज़ें देख लो आपकी। हार्मोन और एंजाइम क्या क्या होता है अपन ने देख लिया। अब देखो अपन पढ़ेंगे अब अंतःस्रावी तंत्र। इसके अंदर क्या आती है? मेनली ग्रंथियाँ। तो अपन टोटली किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स। ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है। तो ग्रंथियाँ होती है 3 प्रकार की। सबसे पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद में होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और थर्ड नंबर पे जो आती है वो आती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, अंतःस्रावी ग्रंथि में, बाह्यस्रावी ग्रंथि में और मिश्रित ग्रंथि में। इस अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर क्या निकलता है? तो इससे जो केमिकल सीक्रेट होता है, ये ध्यान रखना, इससे जो रसायन निकलता है वो होता है हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। और जिससे बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इनसे जो रसायन निकलता है वो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। और इनसे जो केमिकल सीक्रेट होता है वो होता है हार्मोन प्लस एंजाइम, दोनों। इससे दोनों निकलते हैं, इससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। वापस से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है तो फिर अपने को बताना पड़ेगा कि सर इससे हार्मोन सीक्रेट होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सीक्रेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं एंजाइम। और थर्ड नंबर पे आती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम प्लस हार्मोन। ये दोनों क्या करती है? ये सीक्रेट करती है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके बारे में अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ये सब के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? इसमें कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आएगी कुछ एग्जाम्पल, इसके देख लो आप पहले। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में इसके अंदर पाई जाती है लीवर, जो कि अपन पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद में आती है मिश्रित ग्रंथि। इसका जो मेन एग्जांपल है वो है पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। तीनों के बारे में अपन कंप्लीटली ढंग से पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसके अंदर जितनी भी ग्रंथियाँ पाई जाती है पहले अपन उसको कंप्लीटली करेंगे कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। फिर अपन करेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि, उसके बाद में अपन करेंगे मिश्रित ग्रंथि। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों से।
अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो पहली ग्रंथि है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह कहाँ पर पाई जाती है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है, ध्यान रखना। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की मास्टर ग्रंथि है। तो जो मास्टर को भी कंट्रोल करे वो कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जितनी भी ग्रंथियाँ आती है वो इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंडर में आती है। इससे ऊपर बढ़ के कोई सी भी ग्रंथि नहीं है। सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हालांकि पीयूष ग्रंथि भी करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? तो फिर वो नाम आएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ में आ रही है फ्रेंड्स? इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो है निरोधी और एक है मोचक। कितने हार्मोन निकलते हैं? दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है निरोधी हार्मोन और एक निकलता है मोचक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन काम क्या करते हैं? तो इस ग्रंथि का जो कार्य है वो क्या है? इस ग्रंथि का कार्य बोल लो या फिर इस हार्मोन का जो कार्य है वो क्या है? यह शरीर में प्यार, गुस्सा, जलन, जेलसी जिसे अपन बोलते हैं, भूख, प्यास, इन सभी को नियंत्रित करते हैं। इन सभी को नियंत्रित करते हैं। इन सभी को नियंत्रित करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या बोला मैंने? समझ में आ गई आपको इतनी बात? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या काम करती है ये शरीर में जो अपने को भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, जलन होती है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक तो निरोधी और एक मोचक। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के दूसरे नाम क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेड मास्टर ग्लैंड। इसे हेड मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है उसे कंट्रोल करती है। और पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की मास्टर ग्रंथि है। तो जो मास्टर को भी कंट्रोल करे उसे अपन क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? सेकंड नंबर पे जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंप्लीट। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, पीयूष ग्रंथि, इसे अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट 1 सेकेंड। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। इट्स फाउंड इन ब्रेन। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह हाइपोथैलेमस को छोड़कर
यह हाइपोथैलेमस को छोड़कर शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह हाइपोथैलेमस को छोड़कर शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या करती है ये पीयूष ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को छोड़कर शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती है उन सबको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पर पाई जाती है, यह पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। क्लियर है? इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होता है एडीएच हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक होता है ग्रोथ हार्मोन। अपन इन सब के बारे में कंप्लीटली ढंग से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 4 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? सबसे पहले जो है वो है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एडीएच हार्मोन। तो देखो एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? एडीएच हार्मोन का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या काम करता है यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या काम करता है? यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखो अब एक चीज़ बताओ आप, ये क्या करता है? शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है एंड ये जो यूरिन का जो हाइपर सिक्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। दोनों किससे रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है। अब बताओ इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? जैसे ही इस हार्मोन की कमी होगी तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है डिहाइड्रेशन। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई काम क्या करता है ये काम करता है पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। और जैसे ही पानी की मात्रा थोड़ी सी गड़बड़ाएगी तो मतलब क्या होगा? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? डिहाइड्रेशन रोग हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या काम करता है? यह शरीर में दुग्ध निर्माण करता है। यह शरीर में दुग्ध निर्माण करता है। क्या करता है? ये दूध का निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये मिल्क का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? सिक्रेशन, मतलब उसको स्त्रवण करता है। अब दोनों में कंफ्यूज होता है कई बार कि साहब ये जो है ये तो कौन सा तो निर्माण कर रहा है और कौन सा सीक्रेट कर रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइंस जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर चलती है। अगर आपको वर्ड ढंग से याद है और आपको उनको मतलब ध्यान है, इसका मतलब आपको साइंस कंप्लीटली आने लग जाएगी। वो आपको उन जो वर्ड्स है उस पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक वर्ड है वो है लेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। एक वर्ड है वो है लेक्ट। लेक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। अब जहाँ पर दूध वहाँ पर लेक्ट, और जहाँ पर लेक्ट वहाँ पर दूध। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? दूध का अध्ययन लेक्टोलॉजी, दूध से डर लेक्टोफोबिया, दूध से प्यार लेक्टोफिलिया, दूध को जो उसके दूध मापने का जो मीटर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लेक्टोमीटर। कुल मिलाकर जहाँ पर भी दूध की बात आ जाए वहाँ पर क्या आएगा? लेक्ट आएगा। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु। बस सिंपल सा बात है, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर लेक्ट वहाँ पर दूध। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ये इंटरनेशनल वर्ड होते हैं। आप चाहे जापान चले जाओ, चाहे बंगाल चले जाओ, चाहे अफ्रीका चले जाओ, अगर लेक्ट वर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या होगा? दूध होगा। अपनी देसी भाषा में कुछ भी हो, लेकिन जो लेक्ट है इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर मिल्क ही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कॉस्मो होता है। कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो उसके बारे में वैज्ञानिक होता है, कॉस्मोलॉजिस्ट। ब्रह्मांड से कौन सी वेव्स निकलती है? कॉस्मो वेव्स। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको जो एक लिस्ट है वो बाद में लिखवा दूंगा, लगभग 50 के समथिंग ऐसे वर्ड्स हैं, मैं आपको कंप्लीटली करवा दूंगा। जैसे हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। पानी का अध्ययन
हाइड्रोलॉजी, पानी से डर हाइड्रोफोबिया, रेबीज के अंदर होता है, पानी से प्यार हाइड्रोपीलिया, पानी का जो अध्ययन करने वाला होता है हाइड्रोलॉजिस्ट, और पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इजीली करने में आसानी होगी, बस आपको उन वर्ड्स पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी किताब अगर अपने को समझनी हो तो उस किताब के जो वर्ड्स हैं अगर अपन वो सही से समझ गए तो पूरी किताब अपने को समझ में आ जाएगी। सेम वही हाल इसका है, साइंस के कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स चलते हैं जो मैं आपको एक दिन लिखवा दूंगा, उन वर्ड्स के अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो कुल मिलाकर साइंस पढ़ने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, लेक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, लेक्टिन, लेक्ट आ रहा है, प्रोलेक्टिन, लेक्टिन, मतलब देखो जहाँ जहाँ पर भी लेक्ट वहाँ पर दूध, तो दूध का निर्माण कौन करता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन करता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, थर्ड नंबर पे जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह क्या काम करता है, तो यह प्रसव पीड़ा शुरू करता है, यह प्रसव पीड़ा शुरू करता है, इट्स स्टार्ट लेबर पेन, यह प्रसव पीड़ा शुरू करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये जो हार्मोन है क्या काम करता है, यह दूध का स्त्रवण करता है, इट्स सिक्रेशन मिल्क फ्रॉम आवर बॉडी, यह दूध का स्त्रवण करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन ये दोनों जो गुण है ये तो सिर्फ लेडीज़ के अंदर होते हैं, महिलाओं के अंदर होते हैं, तो फिर पुरुषों के अंदर ये हार्मोन क्या काम करता है, तो पुरुषों में यह लव हार्मोन का काम करता है, ये ध्यान रखना, पुरुषों में यह लव हार्मोन का काम करता है। किसका काम करता है, लव हार्मोन का काम करता है। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन सब्जियों में निकलता है, किस में निकलता है, सब्जियों में, तो सब्जियों में यह हार्मोन सब्जियों की लंबाई बढ़ाता है, सब्जियों की लंबाई बढ़ाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये हार्मोन महिलाओं में निकलेगा तो क्या काम करेगा, ये महिलाओं में अगर ये हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये काम करेगा लेबर पेन स्टार्ट करने का। किसका क्या स्टार्ट करता है, लेबर पेन स्टार्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है, मिल्क का सिक्रेशन करता है। फॉर्मेशन तो करता है प्रोलेक्टिन और सिक्रेशन कौन करता है, सिक्रेशन करता है ऑक्सीटोसिन। थर्ड नंबर पर अगर ये मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर अगर ये हार्मोन स्त्रवित होगा तो फिर वो क्या काम करेगा, तो पुरुषों के अंदर ये लव हार्मोन का काम करेगा। और फोर्थ नंबर पे अगर यही हार्मोन सब्जियों में रिलीज होगा तो फिर उनमें क्या काम करेगा, तो जैसे ही यह हार्मोन सब्जियों में रिलीज होगा तो क्या करेगा, सब्जियों की लंबाई बढ़ाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चारों हार्मोन किससे निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये हार्मोन। और कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं आपको ये ध्यान होने बहुत ज़रूरी है। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं अपने को ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और इन हार्मोनों के काम क्या है ये भी आपको ध्यान होना ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में लिखाया था, शुरू में जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि विशेष प्रकार की ग्रंथियों से विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो कि विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। अब बताओ अगर एडीएच हार्मोन नहीं होता तो फिर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और किसी भी हार्मोन की कमी से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही हार्मोन की कमी से होगा, वो कौन सा होगा, एडीएच हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, दूध का जो निर्माण है वो कम होगा, तो फिर सिक्रेशन में भी दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है अगर उसी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर वो जो पर्टिकुलर काम है वो जो होगा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो विशेष प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती है विशेष प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है और वो जो हार्मोन होते हैं विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक ग्रंथि से प्रत्येक हार्मोन निकलता है वो जो प्रत्येक कार्य को कंप्लीट करता है। ये सब इंपॉर्टेंट है और इससे एक जो तंत्र बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है। इसके बाद में देखो थर्ड नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो है पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी। पीनियल ग्रंथि, पीनियल बॉडी। जो पीनियल बॉडी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि को,
पीनियल ग्रंथि को, इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कई बार स्टूडेंट्स पीनियल ग्रंथि की जगह पीयूष ग्रंथि को इसकी जगह मान लेते हैं और वहाँ पर टिक कर देते हैं, तो दोनों के नाम ध्यान रखना। यह पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है शरीर की जैविक घड़ी, पीयूष ग्रंथि को नहीं कहा जाता है। जैविक घड़ी क्या होती है? आपने देखो, सोने का टाइम और उठने का टाइम, खाना खाने का टाइम, ये सब चीज़ें फिक्स होती है। जैसे मान लो कि अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो आपको अपने आप रात को 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप दिन में 11 बजे खाना खाते हो सुबह के, तो आपको लगभग अप्रोक्स 11 बजे की समथिंग भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो अपनी पूरी बॉडी का जो क्लॉक है, क्लॉक वाइज जो मेंटेनेंस चलता है, ये क्या है, एक तरीके से बिल्कुल फिक्स है। इसको फिक्स कौन करता है? इसको फिक्स करता है पीनियल ग्रंथि। कौन करती है? पीनियल ग्रंथि। इससे जो एक हार्मोन निकलता है, पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, इसे अपन बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो पीनियल ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसे अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं? मेलेटोनिन हार्मोन। इस मेलेटोनिन हार्मोन के अंदर, ध्यान रखना, इस मेलेटोनिन हार्मोन के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। इसे अपन बोलते हैं मेलेनिन वर्णक या मेलेनिन पिगमेंट। ये जो वर्णक होता है, ये क्या काम करता है? तो ये जो वर्णक होता है, यह शरीर का रंग निर्धारण करता है। यह शरीर का रंग निर्धारित करता है। कौन सा वर्णक? मेलेटोनिन वर्णक। यह शरीर का रंग निर्धारित करता है। ध्यान रखना है, यह शरीर का रंग निर्धारित करता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलेनिन। कौन से हार्मोन से निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन से। उसके अलावा एक काम और करता है, यह शरीर की यूवी रेज से रक्षा करता है। यह शरीर की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे रक्षा करता है। यह शरीर की यूवी रेज से रक्षा करता है। शरीर बोल लो या स्किन बोल लो, बात एक ही है। यह शरीर की यूवी रेज से क्या करता है? रक्षा करता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। इसमें कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? वो पाया जाता है मेलेनिन पिगमेंट। अगर मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन आपकी बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होगा। और अगर जो मेलेनिन पिगमेंट है, इसका जो सिक्रेशन है, अगर आपकी बॉडी से थोड़ा सा कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो रंग है वो थोड़ा सा कैसा होगा? फेयर होगा। और अगर मिडिल होगा तो फिर मिडिल तो है ही सही, सांवला जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रही है? तो ये जो कौन सी ग्रंथि थी? ये थी पीनियल ग्रंथि। अभी अपन जो ये पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपने जो मिक्स्ड ग्लैंड है और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी है नहीं। अपन अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन अभी पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो चौथी ग्रंथि आती है, 4th नंबर की, वो कौन सी है? वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। एक चीज ध्यान रखना, इस थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। इस थायराइड ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि भी बोलते हैं? अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर थायराइड आजकल नाम हटा दिया उसने जोड़ दिया अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? अवटु ग्रंथि। या थायराइड ग्रंथि तो है ही सही, दूसरा नाम क्या है? अवटु ग्रंथि। जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह गले में पाई जाती है। अवटु ग्रंथि यह कहाँ पर पाई जाती है? इसकी लोकेशन क्या होती है? यह गले में पाई जाती है। और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह ध्यान रखना है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो आकार है वो कैसा होता है? तो इसका जो आकार है वो कैसी होती है? यह एच आकार की होती है। कैसी होती है? एच आकार की होती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। आकार कैसा होता है? एच आकार या बटरफ्लाई आकार भी इसे अपन बोलते हैं। बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई आकार की होती है, गले के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? इससे एक हार्मोन निकलता है, उसे अपन बोलते हैं T4 हार्मोन, टेट्राथायोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? टेट्राथायोनिन
हार्मोन। ये जो हार्मोन निकलता है T4 हार्मोन, टेट्राथायोनिन हार्मोन, इसके बारे में कुछ 2 फैक्ट्स है आपको ये जानने जरूरी है। क्या फैक्ट्स है? एक तो इसका निर्माण और इसका स्त्रवण। इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, इसका जो स्त्रवण है वो कैसे होता है। तो इसका जो निर्माण है वो आयोडीन कंट्रोल करता है, आयोडीन कंट्रोल करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है वो कौन कंट्रोल करता है? आयोडीन कंट्रोल करता है। और इसका जो सिक्रेशन है, ये कितना सिक्रेट होगा, इसका जो फंक्शन है वो कौन, इसका जो कार्य है वो कौन निर्धारित करता है? इसका जो कार्य है वो पीयूष ग्रंथि निर्धारित करती है। कौन सी ग्रंथि निर्धारित करती है? पीयूष ग्रंथि निर्धारित करती है। वो आपस से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सही से समझो इस चीज़ को। इसका जो निर्माण है वो कौन करता है? आयोडीन करता है। भाई इसका जो आयोडीन है उस निर्माण के साथ में स्त्रवण भी लिख लो आप। इसका जो सिक्रेशन है, इसका जो सिक्रेशन है वो कौन करेगा? आयोडीन करेगा। भाई कितनी मात्रा में ये रिलीज होगा। लेकिन इसके बाद में इसका जो कार्य है, इसके जो कार्य है वो कौन कंट्रोल करेगा? तो इसका जो कार्य है वो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करेगी। पीयूष ग्रंथि क्यों करेगी? देखो मैंने फिर वापस से शुरू में बोला था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है अपने शरीर की जो सभी ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। और सभी को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं T4 ग्रंथि जो है उसको भी क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। कर रही है ना? तो देखो सेम वही हाल इसका है। कार्य को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और उसका जो स्त्रवण है, इसका जो सिक्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? वो आयोडीन कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो आगे। इसके बाद में इसके अंदर देखो ये काम क्या करता है हार्मोन, और ये जो ग्रंथि है वो क्या काम करती है। तो ये जो ग्रंथि है यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है और यह कायांतरण को भी नियंत्रित करती है। यह कायांतरण को भी नियंत्रित करती है। इट्स द कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण। सबसे पहले समझो कायांतरण होता क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेंढक होता है ना, तो मेंढक पैदा होने के पहले उसका एक लार्वा बनता है। उस लार्वा से जो कन्वर्ट होता है वो होता है मेंढक के अंदर। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे अपन क्या बोलते हैं? कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। तो देख लो, मेंढक के लार्वा का मेंढक में बदलना, मेंढक के लार्वा का मेंढक में बदलना, ये क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। शायद मैंने आपको भी जो पीयूष ग्रंथि लिखवाया था उसके अंदर एक हार्मोन अपना छूट गया था, वो था ग्रोथ हार्मोन। अभी अपन देख लेंगे उसको भी, ग्रोथ हार्मोन को भी। तो सबसे पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं। कौन से ग्रंथि अपन अभी कर रहे हैं? थायराइड ग्रंथि, थायराइड या ऑटो ग्रंथि। इस ग्रंथि के अंदर अपन ने इतना देख लिया। इसके बाद में देखो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इस ग्रंथि की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला जो रोग है वो है क्रेटिनिज्म। कौन सा है? क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता। क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता क्या होता है इसके अंदर? इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। शरीर में सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है? शरीर में सूजन आ जाती है। कौन से हार्मोन की कमी से? कौन सी बीमारी के अंदर? क्रेटिनिज्म के अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये लगभग बच्चों के अंदर पाई जाती है। कौन सी में पाई जाती है? बच्चों में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मिक्सेडीमा। ये जो मिक्सेडीमा होती है बड़ों में पाई जाती है। बीमारी है कि वो शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखो नेक्स्ट नंबर पे है, पहला जो रोग है वो क्या नाम था? क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता। उसके बाद में सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा? मिक्सेडीमा। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना है अपने को कि एक जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो भी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो देखो इसमें शरीर की मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाएं भी रुक जाती है, भी रुक जाती है। कौन से हार्मोन की कमी से? टेट्राएडोथायरोनिन या T4 हार्मोन की कमी से।
इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो रोग है इसकी कमी से, वो है मिक्सिडीमा। कौन सा रोग है? मिक्सिडीमा। इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? मिक्सिडीमा। इसके अंदर क्या होता है? इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। क्लियर है फ्रेंड्स? कौन सा रोग है? मिक्सिडीमा। जो क्रेटिनिज्म था, जड़माना होता हो तो लगभग किस में होता था? बच्चों में होता था। ये किस में होता है? एडल्ट्स या बड़ों में होता है। थर्ड नंबर पे जो रोग है वो है हाशीमाटो रोग। इस हार्मोन की कमी से। कौन सा रोग है? हाशीमाटो रोग। कौन सा रोग है? हाशीमाटो रोग। इसके अंदर क्या होता है? इसे अपन बोलते हैं मर्डर ऑफ थायराइड। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है? इसके अंदर मर्डर हो जाता है। थायराइड ग्रंथि अपने आप ही खत्म हो जाती है। कौन सा रोग होता है? हाशीमाटो रोग। जो फोर्थ नंबर पे जो रोग होता है वो होता है घेंगा। घेंगा या ग्लाइटर। कौन सा रोग होता है? घेंगा या ग्लाइटर रोग। इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है इसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है और थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो देखो, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इस हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और एक बार तो ध्यान रखना, लगभग ये आयोडीन की कमी से भी होता है। आयोडीन की कमी से भी लिख सकते हैं। कौन सा हार्मोन की बात कर रहा हूँ मैं? अपन जो बात कर रहे हो किसकी कर रहे हैं? ग्लाइटर या घेंगा रोग की। आयोडीन की कमी से जो शरीर की जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पर पाई जाती है, वही इस बॉक्स के नीचे। इसके अंदर क्या होता है? सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये होती है एच आकार की, इस टाइप की होती है। यहाँ पे तो वही बॉक्स होता है और ये जो ग्रंथि होती है कैसी होती है? एच आकार की होती है, बटरफ्लाई आकार की। इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है? 25 ग्राम होता है। और शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूँ मैं। शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर ये कौन सी ग्रंथि थी? थाइमस ग्रंथि, वो सॉरी थायराइड ग्रंथि। ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अपने कुछ वे को ग्रंथि का जो था ग्रोथ हार्मोन वो रह गया था, तो देख लो उसको। ग्रोथ हार्मोन करवाया था, नहीं करवाया था, मेरे को ढंग से सही ढंग से याद नहीं रहा, शायद मैंने छोड़ दिया था वो, आई थिंक्स अपने छूट गया था। तो देख लो वापस से, और अगर आप मैंने करवा दिया तो उसको वापस से आप स्किप कर देना। थायराइड जो ग्रोथ हार्मोन है किससे निकलता है? ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। यह क्या काम करता है? यह शरीर की लंबाई निर्धारित करता है। यह शरीर की लंबाई निर्धारित करता है। यह शरीर की लंबाई निर्धारित करता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। शरीर की जो लंबाई है वो क्या करेगा? ये निर्धारित करेगा। इस हार्मोन के अंदर क्या होता है? अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर लंबाई नियंत्रित कर रहा है इसका मतलब क्या है कि अपनी जो बॉडी की जो हाइट है वो कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर क्या होगा? जैसे ही अगर इसकी जो हार्मोन का सिक्रेशन है अगर वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई कम रह जाएगी। और अगर इसका जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? शरीर की लंबाई बढ़ जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। खली का नाम सुना है ना आपने? खली की यही बीमारी है, एक्रोमेगेली। तो देख लो इसके अति स्त्रवण से क्या होगा और इसके अल्प स्त्रवण से क्या होगा। इसका जो हाइपर सिक्रेशन है इससे क्या होगा? इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा और इसके हाइपो सिक्रेशन से क्या होगा? हाइपो सिक्रेशन से क्या होगा? इसका अगर अति स्त्रवण हो जाता है, यदि इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी, उसे अपन बोलते हैं जीजेंटिज्म। इस पर शरीर है वो कैसा हो जाएगा? भीमकाय हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा।
और दूसरा इसका नाम है वो है एक्रोमीगेली। और कौन सी हो जाएगी? एक्रोमीगेली। कौन सी बीमारी हो जाएगी? एक्रोमीगेली बीमारी हो जाएगी। अगर यही हार्मोन कम स्त्रावी होगा अपने शरीर के अंदर, अगर रिलीज कम होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? फिर हो जाएगी डाउनफिज्म। कौन सी? डाउनफिज्म। डाउनफिज्म या बोनापन। ये जो हार्मोन है क्या हो जाएगा इससे? शरीर की जो लंबाई है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखा था ना अभी आपने, क्या नाम था एक, वो लखनऊ में शादी नहीं हो रही थी उनकी, फिर वो गए थे थाने के अंदर कि मेरी शादी करवाओ, तो छोटे से थे वो। उनमें क्या था? ये हार्मोन कम था, इसलिए उनकी लंबाई कैसी रह गई? कम रह गई। उसके बाद में फिर ये जो हार्मोन है, ये खली के अंदर जो बीमारी है वो कौन सी है? एक्रोमीगेली। इसमें क्या होता है? शरीर बिल्कुल भीम का ही हो जाता है। वो जब रॉयल एनफील्ड पे बैठता है ना, लगता है कि स्प्लेंडर प्लस पे बैठा है वो भी नहीं लगती कई बार तो ठीक है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। किससे निकलता है ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो जीजेंटिज्म या कौन सी बीमारी हो जाएगी? एक्रोमीगेली हो जाएगी। और अगर इसका जो हार्मोन का जो रिलीज है वो कम होगा तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी? फिर हो जाएगी अपने डाउनफिज्म या बोनापन। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो नेक्स्ट ग्रंथि आती है, फिफ्थ नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो आती है पैराथायराइड ग्रंथि। फिफ्थ नंबर पे जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड, इसे हिंदी में बोलते हैं परावटु ग्रंथि। ये ध्यान रखना, दोनों नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है, आउटू और परावटु। आउटू किसको बोलते हैं? थायराइड को। और परावटु किसको बोलते हैं? पैराथायराइड को। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पर पाई जाती है? यह गले में पाई जाती है। यह गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है यह गले में पाई जाती है। काम क्या है? यह एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा कैल्शियम को, यह एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर, यह एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर रक्त में मिला देती है। यह एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर रक्त में मिला देती है। ये जो ग्रंथि है इसका काम क्या है? फंक्शन या कार्य। इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अभी लिखवा दूंगा मैं आपको। ये क्या काम करती है? ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर रक्त में मिला देती है। अब देखो, इसको आप सही से वापस से याद भी कर सकते हो। यहाँ पर इसकी कमी से भी कौन सा रोग होगा और इसकी अधिकता से भी कौन सा रोग होगा। तो देखो, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। अब एक चीज़ बताओ, एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल कर रक्त में मिला देगी तो नॉर्मल काम कर रही है, लेकिन जैसे ही ये रक्त में मिलाना कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्त्रवण है वो कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। अगर इसका स्त्रवण कम हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। वापस से देखना, मैं आपको लिखवाऊंगा। इसकी अधिकता से क्या होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। दोनों में कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बस आप सिर्फ ये वाली लाइन ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा कैल्शियम को हड्डियों से निकाल कर रक्त में मिला देती है। इसका जो नॉर्मल काम है वो तो ये है। अब जैसे ही इस ग्रंथि की जो हार्मोन है इसकी कमी होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वापस से समझो, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? नॉर्मल काम तो क्या था कि हड्डियों से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको निकाल करके किसमें मिला देती है? ब्लड में मिला देती है। अब जैसे इसका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लड में भी कैल्शियम कम हो जाएगा। और जैसे ही इसकी अधिकता हो जाएगी तो इसकी अधिकता से क्या हो जाएगा? हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाएगा। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे एक बीमारी होती है जिसे अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। और इसकी अधिकता से क्या होता है?
इसकी अधिकता से होता है कि हड्डियों में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और जैसे ही हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो बीमारी हो जाएगी, उसका नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइंस जो है कुछ वर्ड्स पे टिकी हुई है, रूट वर्ड्स पे। अगर आपको उसका मतलब ध्यान है, इसका मतलब आपको साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी। वापस से देखो, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ, और पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। ऐसी बीमारी जिसके अंदर हड्डियों में छिद्र हो जाता है, कौन सी बीमारी कहलाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों से डर, ऑस्टियोफोबिया। हड्डियों से प्यार, ऑस्टियोफीलिया। कुत्तों को होता है हड्डियों से प्यार, तो ऑस्टियोफीलिया। हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जहाँ पर आपको ऑस्टियो दिख जाए वहाँ पर क्या करना है, आपको हड्डी करना है। इन सब चीज़ों के बारे में, हड्डियों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये कहाँ पे पाई जाती है, हड्डियों के अंदर पाई जाती है। एक तो हड्डियों की मरम्मत करती है और एक हड्डियों को निर्माण करने का काम करती है। ये दो प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। तो बस कहने का मतलब यही कि आपको जो कुछ रूट वर्ड्स है उन पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अपन जो चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो अपने को बीमारियाँ हैं ना, ये काफ़ी बहुत अजीब सी बीमारी होती है। जब आपको डिजीज़ पढ़ाऊँगा ना तो देखना आप कैसे कैसे बीमारी होती है। अपन लोग बहुत खुश नसीब है कि अपने इनमें से कुछ चीज़ें हैं नहीं। इन सब पर मुझे एक शहर की बड़ी फेमस लाइनें याद आती है। उन्होंने कहा था, प्यास लगी थी बड़ी गजब की साहेब, मगर पानी पीता तो पीता कैसे, क्योंकि पानी में जहर था। पीता तो मर जाता और ना पीता तो यूँ मर जाता। बस यही कुछ मसले थे ज़िंदगी भर के, जो ज़िंदगी भर हल ना हो सके। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर अक्सर तमाशा करता है सड़कों पर, किस्मत हमेशा महलों पे राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहेब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। दौलत की लत ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और जब दौलत हाथ लगी तो कुछ रिश्ते हाथ से निकल गए। शुरू में फुर्सत ना थी बच्चों में रहने की, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। इसलिए टाइम दो, अपनी पूरी फैमिली को टाइम दो, सबके साथ रहो। ज़िंदगी में 24 घंटे मिलते हैं अपने वो टाइम पूरे दिन के अंदर। 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, बाकी 14 घंटे बच रहे हैं, उसमें 2-3 घंटे अपने घर परिवार को भी दो। क्लियर है? अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक तक के लिए। उसके बाद अपन जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, वो कंप्लीट करेंगे। आज ये पार्ट 1 है, यहाँ तक इसे आप कंप्लीट कीजिए, ढंग से याद कीजिए। इसको याद करने के बाद में अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। मैं आपको जो अभी मैंने जो लिखवाया है कंटेंट, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा आप इस चैप्टर को दोबारा यदि पढ़ो तो इसके जो क्विज़ है उन्हें आप सॉल्व करना, क्योंकि क्विज़ से आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जो कुछ 1-2 लाइनें कई बार छूट जाती है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे पीयूष ग्रंथि थे, मेरे को अब थोड़ा सा याद आ रहा है कि उसका जो आकार है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। हालांकि एग्जाम में कभी आता नहीं है, बट फिर भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट था। हालांकि वो लिखवाओ नहीं लिखवाओ बराबर था उसका। तो ऐसे 1-2 चीज़ें कई बार छूट जाती है, तो आपको वो क्या करना है कि वो क्विज वगैरह सॉल्व करनी है। कुल मिला के 20-30 क्वेश्चन एक चैप्टर के होंगे, उनमें वो वापस से फिर जब आप कोई देखोगे वीडियो तो वो 30 क्वेश्चन वापस से, उनमें से 8-10 क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। तो ऐसा कुछ इशू आता नहीं है। तो 25-30 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के वो कंप्लीटली क्विज के रूप में करना। कंटेंट आपको यहाँ से मिल ही रहा है, वो आप क्विज के रूप में करना। बाकी आपको एक्स्ट्रा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए आप पार्ट 1 ढंग से करो, इसको याद करो। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।